बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आपसे 11.3 क्वेश्चन बैंक का, जिसमें आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है और उसकी एनआरवी वर्कआउट करके लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पर आपने वो इन्वेंट्री का कर लेनी है, वैल्यू कर लेनी है। अब उसकी वैल्यूएशन कैसे होनी है इसको जरा आप देख लीजिए। तो एग्जामिनर को आप क्या करते हैं, एनआरवी समझाते हैं कि भाई एनआरवी किसे कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कहते हैं, और वो कैलकुलेट कैसे होती है, एस्टीमेट सेलिंग प्राइस माइनस एस्टीमेट सेलिंग एक्सपेंस। इस तरह ये कॉलम बनाने में आपको आसानी। तो इस तरीके से आपको बेटा ये कॉलम बनाने में आसानी हो जाएगी और आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना है। फिर याद रखते रहो जनाब कि ये हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मामला कब देखते हैं, जो ईयर एंड पे बचा हुआ स्टॉक होता है उसमें देखना है उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। परचेज करते वक्त कोई एनआरवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, परचेज हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है और परचेज करने के बाद ईयर एंड पर जितनी इन्वेंट्री बचती है उस इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है किस पर, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लें लाजमी सब लोग। यस और नो बोलिए, ठीक है। तो नाउ क्या है रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या है जनाब, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस है। 200 माइनस 20 आंसर क्या आ गया, 180 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद 120 माइनस क्या आ गया, 10, कितना आ गया आंसर, 110। ऐसा करते क्यों, इसका जवाब मैंने कल बहुत तफसील से दिया है बेटा, हाजिर भूल गए। ठीक है, 7 माइनस 2 कितना हो गया आंसर, 5। चलो उसके बाद 12 माइनस 1 आंसर क्या आ गया, 11। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास एबीसी आइटम है इसके आपके पास 20 यूनिट पड़े हुए हैं और वो 20 यूनिट आपके पास जो है उसकी कॉस्ट 80 रुपए है और उसकी एनआरवी 180 है। तो आपने बतौर इन्वेंट्री उसको वैल्यू करना है लोअर पर। लोअर क्या है, कॉस्ट। तो ये 20 यूनिट आपने वैल्यू कर लिए कॉस्ट पर, जो कि कितनी है, 80 रुपए। लेकिन जो 10 यूनिट पड़े हुए हैं डीईएफ आइटम के, उनकी कॉस्ट 150 है, उनकी एनआरवी 110 है। तो आप उसको वैल्यू कर लें 110 पर। तो 110 पे वैल्यू करने से क्या होगा बेटा, इन्वेंट्री 40 रुपए से अंडर स्टेट हो जाएगी। जितने से इन्वेंट्री आप शॉर्ट करेंगे उतना बैलेंस उसका कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी तो वो एक्सपेंस बनकर वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने कल रखा था बेटा, अगर आपको याद हो। अच्छा जी, आइटम GHI जो है उसकी कॉस्ट 6 है, एनआरवी 5 है। तो लोअर क्या है, एनआरवी। आइटम जो JKL है उसकी कॉस्ट 36 है, एनआरवी 11 है। लोअर क्या है, 11। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास मल्टीपल आइटम है ना, बहुत बड़ा क्या कहते हैं मार्ट है, तो जितनी प्रोडक्ट्स होंगे उतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी आपकी। हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी के हिसाब से उस लिस्ट को लिस्ट बनाते रहेंगे। ठीक है, सम कर दें। क्या आंसर आया, 206। कॉस्ट का सम करें, 272। ठीक है जी। तो अब लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी 206 है और कॉस्ट क्या 72 है। अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं पीरियोडिक, तो आपने कॉस्ट पे वर्किंग कर ली, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी वर्किंग कर ली। अब जाहिर सी बात है ये जो अमाउंट है ना, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आपने चूज करनी है कि आपने कॉस्ट पे पास करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पास करनी है। तो जाहिर सी बात है आपने चूज कर लिया, कॉस्ट ये है, एनआरवी है, लोअर जो आया वो आपने चूज कर लिया। तो इस कॉलम में जो आंसर आ रहा होगा उस पर आपने क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पास करनी है। तो अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं पीरियोडिक,
तो आप एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, $206 से, और परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कितने से, 206 से। इससे क्या होगा, 66 रुपए का इफेक्ट जो है वो आपकी परचेज में बाकी रह जाएगा, वो परचेज से अलग नहीं होगा, क्योंकि परचेज में इन आइटम की कॉस्ट 272 है। जब आप 272 के बजाय 206 लेस करेंगे तो 66 का बैलेंस परचेज में रह गया, वो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे अलग नहीं हुआ, यानी कि वो 66 एक्स्ट्रा क्या हो गए, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गए। जब वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गया तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में 66 रुपए की क्या आ गई, मजीद कमी आ गई। यानी इन्वेंट्री बेचकर जो मुस्तकबिल में आपको लॉस होना है, उस लॉस को आपने उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया जिस वक्त वो इन्वेंट्री बिकेगी, बल्कि उस लॉस को आज आपने आज ही क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। कैसे, इन्वेंट्री को अंडर स्टेट करके। तो ये एंट्री किस सिस्टम में बनी है बेटा, पीरियोडिक सिस्टम में। अगर सिस्टम कौन सा होता, परपीचुअल, तो परपीचुअल सिस्टम में रहते हुए 272 की इन्वेंट्री होती इन्वेंट्री के बैलेंस सीडी के तौर पर, तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस सीडी कॉस्ट ही शो करता। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस कितना लेके जाना है, 206, तो फिर आपको 272 को 206 बनाना पड़ता। तो आप एंट्री बनाते क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 66 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 66 से। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें परपीचुअल सिस्टम में एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हमें एनआरवी लॉस की कोई एडजस्टमेंट अलग से पास नहीं करनी पड़ती। जब हम इन्वेंट्री को डायरेक्टली डबल एंट्री बनाते हैं लोअर वैल्यू पर, तो जितने से इन्वेंट्री शॉर्ट होती है उतने से बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन परपीचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का बैलेंस सीडी आ रहा होगा कॉस्ट पर, और अगर एनआरवी लोअर है तो उसको कॉस्ट से रिड्यूस करके एनआरवी पे लाना पड़ेगा। कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करके, इन्वेंट्री क्रेडिट करके। ये फर्क अच्छी तरह जान लें, ये फर्क अच्छी तरह जान लें। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने रीड किया था, अगर आपको याद हो। ये तमाम बातें आपसे हुई थी, ऐसा ही है ना बेटा। अब सही है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई रीजन बताइए इसका क्या है। भाई फर्क ये है कि अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो पीरियोडिक, तो आपके पास कॉस्ट ये आ रही है और लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे आंसर ये आ रहा है। तो इसका मतलब अब तक पीरियोडिक सिस्टम में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख नहीं रहा ना, तो डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक किस पे क्रिएट करो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के बजाय 206 पे क्रिएट करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा 206 से। लेकिन जो गुड्स आपने परचेज की हुई है उसमें इन यूनिट्स की कॉस्ट 272 होगी, तो वहां से 272 माइनस होने के बजाय 206 माइनस होंगे परचेजेस में से। तो 66 रुपीज जो है वो परचेज में रह जाएंगे, यानी वो 66 रुपीज कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट रह जाएंगे। हमें अलग से उस लॉस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो जितने से हम इन्वेंट्री शॉर्ट कर देंगे उतना बैलेंस हमारा कम लेस होगा परचेजेस में से, यानी उतना बैलेंस परचेज में रह जाएगा, और परचेज में रहने की वजह से वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, परपीचुअल, तो परपीचुअल सिस्टम में जितनी सेल हुई है उतनी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हुई है, और वो कॉस्ट ऑफ सेल भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई होगी, और इन्वेंट्री का बैलेंस शीट कॉस्ट पे आ रहा होगा। तो अगर आपके पास जो इन्वेंट्री का बैलेंस शीट आ रहा है वो कॉस्ट पर आ रहा है और उसकी एनआरवी लोअर है, तो आप उसको कॉस्ट से रिड्यूस करके इस वैल्यू पे ले आइए, तो आपको अलग से वहां पर एनआरवी एडजस्टमेंट पास करनी होगी, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। सही है बेटा, बोलिए बताइए। ऐसे ही है ना। ठीक है, अब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हम ये एनआरवी एडजस्टमेंट क्यों पास कर रहे हैं। एक दफा फिर समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। मैंने कहा एक दफा फिर समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ।
सही है बेटा, अच्छी तरह समझ लो इस बात को। देखो समझना, हमने गुड्स परचेज की, हमने परचेजेस डेबिट किया, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। फर्ज कर लें कि आपने एक प्रोडक्ट के 800 यूनिट परचेज किए थे और वो 800 यूनिट आपने परचेज किए थे 41,000 के हिसाब से। जरा मल्टीप्लाई कीजिए 800 को 41,000 के हिसाब से। अभी जो मैं एंट्री बना रहा हूँ वो कौन से सिस्टम के तहत बना रहा हूँ? 32,800,000। अच्छा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर रुपीज इन 1000 तो मतलब क्या होगा? 32,800 से परचेज डेबिट, 32,800 से क्या हुआ बेटा? क्रेडिटर क्रेडिट। सही है, ओके, जवाब दें। अच्छा, अब फर्ज कर लें ड्यूरिंग द ईयर मैंने इसमें से 650 यूनिट बेच दिए हैं, तो मैंने डेटर अकाउंट डेबिट किया। अच्छा, एक और चीज ऐड कर दूं ना इसमें, पहले मैं इसका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लिख दूं, मतलब इसमें मैं कैरेज इनवर्ड भी ले आता हूँ, इंपोर्ट ड्यूटी भी ले आता हूँ, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस यानी कि, और इंश्योरेंस एंड ट्रांसफर, ताकि आपको चीजें याद रहें। अब फर्ज करें कि जनाब हमने इस पे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस दिए, हमने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट दिया, रास्ते का इंश्योरेंस, और ये पीरियोडिक सिस्टम में अपने अपने नाम से डेबिट हो रहा है ना। अच्छा, हमने कैरेज इनवर्ड पे किया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है जी। फर्स्ट के लिए जनाब नॉन रिफंडेबल टैक्स दिया आपने 1,200,000 से, ठीक है। फिर आपने 500 से दिया, आपने 1500 से दिया इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ठीक है जी। और आपने 500 से दे दिया कैरेज इनवर्ड, और कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ये टोटल अमाउंट हो गया बेटा 3,200। सही है, यस और नो? अब ये सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ऐसे ही ना? अच्छा जी, उसके बाद आप गुड्स बेचते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट किया आपने, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, आपने बेचे हैं 650 यूनिट,
और 650 यूनिट जो है आपने बेचे हैं साल भर में, फॉर एग्जाम्पल 52,000 के हिसाब से। जरा बताइए आंसर क्या आता है। $33,800,000। ओके, सही जी। अब फर्ज कर लें कि आप हर यूनिट के ऊपर जो है ना अपने एजेंट्स को 1,000 रुपए कमीशन देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, गुड्स सेल करवाने के लिए आपको कमीशन भी देना पड़ता है। तो आपने एंट्री पास की, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेएबल बोल दें या कैश या बैंक बोल दें, जो भी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, 650 को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1,000 से, सही है। कितना हो गया आंसर, 650,000, ऐसे ही। बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अब बताइए, अगर हमने साल भर में 800 यूनिट परचेज किए थे, उसमें से हमने 650 बेच दिए हैं, तो गोडाउन जाके कितने वेरीफाई होने चाहिए, 150, सही है। फर्ज कर लें गोडाउन में 150 ही है, कोई शॉर्टेज नहीं है। फर्ज कर लें गोडाउन में 150 ही है, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो अगर इन 150 यूनिट को हम वैल्यू कर लेते हैं किस पर, कॉस्ट पर, तो जरा हम कॉस्ट तो कैलकुलेट करें कि कॉस्ट पे क्या वैल्यूएशन बनती है इनकी। तो क्या करेंगे बेटा, हमने कहा हमने 32,800 के ये गुड्स परचेज करे, और हमने इस पे 1,200 का नॉन रिफंडेबल टैक्स दिया, हमने 1,500 का इसके ऊपर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट पे किया, हमने 500 का कैरेज पे किया, कुल मिला के हमने 32,300 की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट खर्च की, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करके अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 800 कर देते हैं, तो हमें हर एक यूनिट का रेट मिल जाएगा ना, कि हर एक यूनिट में कितने का पड़ा, बोलो बताओ कितने का पड़ा, 45,000 का, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई किससे कर दें, 150 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉस्ट पर, 6,000, 6,750,000, ये इन्वेंट्री वैल्यू हो गई कॉस्ट पर, सही है। अब फर्ज कर लें बेटा कि ये जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इसके मुकाबले में कंपनी ने कोई नया मॉडल लॉन्च कर लिया, और नया मॉडल के लॉन्च होने की वजह से अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या होगा, ये जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ये 55,000 की नहीं बिक पाएगी, सॉरी 52,000 की नहीं बिक पाएगी, और एकदम से इसकी प्राइसेस क्या आ गई, नीचे आ गई, और कंपनी ने भी इस प्रोडक्ट की प्राइस गिरा दी, और आपके पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है। फर्ज कर लें अगर आप खुद कंपनी है, तो आपका कॉम्पिटिटर कोई मार्केट में आ गया जिसने आपके मुकाबले में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी सस्ती, तो मजबूरन क्या करना पड़ा आपको, आपको भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस गिराना पड़ी उससे मुकाबला करने के लिए, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर ने ईयर एंड के करीब कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है
जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को आपको अगले अकाउंटिंग पीरियड में सस्ता बेचना पड़ेगा, और सस्ता बेचने की वजह से आपको दिख रहा है कि ये कॉस्ट के बराबर भी वैल्यू रियलाइज नहीं कर पाएगी, तो फिर ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का लॉस नहीं है, बल्कि वो इसी अकाउंट पीरियड का लॉस है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब फर्ज कर लें कि अब आपको, अगर आप इसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में बेचोगे ना, तो एक यूनिट बिकेगा कितने का बेटा? 42,500 का। ये आपको प्राइस रखनी पड़ी, और इसको बेचने के लिए आपको कमीशन तो 1,000 रुपए देना पड़ेगा। तो हर एक यूनिट को बेचकर आपकी जेब में नेट कितना आएगा? 41,500। तो 41,500 क्या हो गया? एनआरवी हो गई। अब जब मैं उसको 150 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जनाब नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या बनती है इन तमाम यूनिट्स की? 150 यूनिट की बताइए। 6,225। ऐसे ही है। अब ये बताइए, जो आपने प्रिंसिपल सीखा है, उसमें आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है किस पर? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पर। ठीक है, तो अब लोअर क्या आ रहा है बेटा इस केस में? एनआरवी। आप बताइए, आप क्लोथिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट किस पे पास करेंगे? एनआरवी पास करेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा, तो अब मैं फायदा समझाने जा रहा हूं। अब मैं आपके सामने दो अजम्पशन रखता हूं। इफ एनआरवी इज कंसीडर्ड, अगर आप एनआरवी को कंसीडर करते हैं ईयर एंड पर, और वो लोअर है, यानी आप एनआरवी को मानते हैं और एनआरवी के ऊपर लोअर होने की वजह से उसकी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 2018 है। तो हमारा अगला अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 2019 होगा। यस और बोलिए। हमने कहा हमने 2018 में कितनी गुड्स बेची बेटा? हमने 2018 में कितनी गुड्स बेची? सेल कितनी की? 33,800 की। यूनिट्स तो 650 बेचे। सेल वैल्यू क्या है बेटा, तो बताओ ना। सेल्स वैल्यू क्या है? 33,800। लेस क्या कर दूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं दिया मैंने, तो परचेजेस कितने से हुई थी? 32,800 से। यस और नो बोलिए प्लीज। मैं डायरेक्ट ब्रैकेट में वर्किंग कर रहा हूं प्लीज। परचेज कितने से हुई थी? 32,800 से हुई थी। इसमें मैंने क्या ऐड की? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, जिसमें कैरेज इनवर्ड भी शामिल है, जिसमें इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी शामिल है, जिसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी शामिल है। कितना कुल मिला के कितना हो गया? 3200। इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर रहा हूं, जो मैं क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पास कर रहा हूं किस पर? 6,750 पे पास कर रहा हूं या 6,225 पे पास कर रहा हूं? बताइए। अगर मैं एनआरवी कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किस पे पास कर रहा हूं? मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 6,225 पे पास कर रहा हूं। सही है बेटा। तो बताइए अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? 29,775।
ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। $4,025। सही है बेटा। कमीशन कितना पे किया इस साल? ये कमीशन कितना ड्यू हुआ है गुड्स बेचने की वजह से आप पर? तो उसको जीपी के बाद एक्सपेंस बनाओगे ना आप। एंट्री बनाई हुई है ना आपने कमीशन की। $650। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? $3,375। सही है। ओके बेटा, जवाब दो, रिस्पॉन्स दो। सही है। अच्छा जी, अब मैं एक सेकंड अजम्पशन समझाता हूँ आपको, साथ साथ रहिएगा और अच्छी तरह समझिएगा ताकि एनआरवी वाला मसला क्या हो जाए, फुली हल हो जाए, मतलब किसी के दिल में कोई शक व शुबा ना रहे। इफ एनआरवी is not considered, अगर मैं एनआरवी के लोअर होने के बावजूद भी एनआरवी को कंसीडर ना करता तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कॉस्ट पे ही पास करता। आप सबकी भरपूर तवज्जो। अगर मैं एनआरवी को कंसीडर ना करता तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कॉस्ट पे ही पास करता। जवाब दें। और कैसे पास करता? 32,800 परचेज कॉस्ट होती, उसमें ऐड करता 3200 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और लेस करता क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट परचेज क्रेडिट। परचेज क्रेडिट वाला इफेक्ट में कितने से लेता? 6,750 कॉस्ट पे लेता। एनआरवी लोअर होने के बावजूद भी एनआरवी को कंसीडर ना करता तो फिर अब बताइए कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती? $29,250। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता? 4,550 लेस करता क्या? कमीशन। कितना? 650। आंसर क्या आता? नेट प्रॉफिट का 3,900। तो अब एक काम करते हैं, सब लोग चेक करो इस बात को, जो मैं बोल रहा हूं उसको चेक करो।
अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं, लेकिन गौर से सुना स्टिल बात को। कॉस्ट कितनी थी इन्वेंट्री की? बची हुई इन्वेंट्री की कॉस्ट 6750 है। एनआरवी कितनी है? 6225 है। डिफरेंस बताओ, डिफरेंस 6750 माइनस 6225, डिफरेंस 525। ठीक है जी। तो मैंने इन्वेंट्री को 6750 के बजाय 525 पे वैल्यू किया, तो क्लोजिंग स्टॉक की मैंने एंट्री 6225 पे पास की। ठीक है जी। तो जब इस परचेज कॉस्ट और कैरेज इनवर्ट के अंदर मिलाकर इन्वेंट्री की बची हुई इन्वेंट्री कॉस्ट ये थी, तो मैंने जब इन्वेंट्री को इस पे वैल्यू किया तो मैंने 525 वहीं छोड़ दिए, किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो जब मेरी इन्वेंट्री 525 से कम वैल्यू हुई है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 525 से ज्यादा वैल्यू हुई है। यानी क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप कम कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी। वेरीफाई कर लेते हैं। जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को उसी कॉस्ट पे वैल्यू का जितनी कॉस्ट इस परचेज में मौजूद थी, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 29,250 आ रही है। जरा एक काम करें, 29,775 और 29,250 दोनों कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस निकाल लें। बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करें, साथ कैलकुलेट उठाएं। 29,250 और 29,750 कितना डिफरेंस है? 525। तो जहां मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 525 से कम करके लिया है, वहां मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 525 से क्या आ रही है? ज्यादा ज्यादा आ रही। यानी क्लोजिंग स्टॉक का अंडर स्टेट करना कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। यस और नो बोलिए। सब पर बेटा रिस्पॉन्स दीजिए, अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर रिस्पॉन्स दीजिए और बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया? कॉस्ट पे वैल्यू किया, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आई, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आया। अब एक काम करें, एनआरवी पे एनआरवी पर वैल्यू करने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, ग्रॉस प्रॉफिट 4025 आ रहा है। एनआरवी पे वैल्यू करने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, ग्रॉस प्रॉफिट 4025 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट पे वैल्यू करता, कॉस्ट ऑफ सेल कम आती, ग्रॉस प्रॉफिट 4550 आता। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 4550 आता और अभी 4025 आ रहा है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इस ग्रॉस प्रॉफिट के मुकाबले में कितने से कम आ रहा है? 525। यानी इस ग्रॉस प्रॉफिट पर 525 का लॉस क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो इन्वेंट्री को एनआरवी पे लेने से क्या हो गया कि जो इन्वेंट्री पर आपको मुस्तकबिल में लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब आप बेचोगे तब आपको लॉस होगा, तो उस लॉस को आपने मुस्तकबिल के बजाय आज का लॉस मान लिया, क्योंकि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखो स्टिल मेरी बात कंप्लीट नहीं है, बहुत गौर फिक्र करना है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनना मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैं जानता था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एनआरवी पे लोअर है, लेकिन ये जानते हुए भी मैंने एनआरवी कंसीडर नहीं की। मतलब मैंने उसको कॉस्ट पे वैल्यू किया और उस लॉस को मैंने आज का लॉस नहीं माना। तो अब वो लॉस कब आएगा? अगले अकाउंटिंग पीरियड। यस और नो? अब बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। मान लो, बात आसान करने के लिए, अगले अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कुछ बेचा ही नहीं है। मान लो कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है। मान लो मैंने अगले अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ वही यूनिट्स बेचे हैं जो मेरे पास पिछले साल के बचे हुए थे। रिस्पॉन्स करो प्लीज। तो इसका मतलब क्या है? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं बात को समझाने की खातिर कि मैंने 2019 में वही यूनिट्स बेचे हैं जो 2018 के बचे हुए थे। 2019 में मैंने अलग से कोई यूनिट परचेज नहीं किए। तो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक कब बिका? 2019 में बिका। तो किस वैल्यू पे बिका? 2019 के अंदर प्राइस चेंज हो चुकी है। तो 150 यूनिट मैंने कितने के बेचे होंगे? 42,500 के बेचे होंगे। रिस्पॉन्स करें। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग एक्सपेंस है। ये इस पे बेचे होंगे, इस पे बेचे होंगे। रिस्पॉन्स करें। ऐसा ही है, सही है। तो 150 को जरा आप 42,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आपको 2019 की क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। $6,375। ठीक है, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एस्टीमेट है। और ये एक बिजनेस को बड़े अच्छी तरीके से अंदाजा होता है कि जनाब के उसके पास जो बचा हुआ स्टॉक है वो मुस्तकबिल में कितनी कीमत क्या करेगा, रियलाइज करेगा। ये और बात है कि वो क्या कहते हैं, कोरोना आ गया और उसकी वजह से आपके पास जो चीज पड़ी हुई है वो क्या हो गई, महंगी हो गई अचानक से, जो आपके पास सदियों से स्टॉक में पड़ी हुई थी। ठीक है ना, वो अलग मसला है, हम उस तरह की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम नॉर्मल हालात की बात कर रहे हैं। हो सकता है, लेकिन देखें, आपको पता है कि इसके एनआरवी पे आने के रीजंस क्या हैं। या तो इन्वेंट्री डैमेज है, या ऑब्सोलीट है, या आउट ऑफ फैशन है। तो ये बात तो तयशुदा है ना कि ये इन्वेंट्री जो आप वैल्यू करते हैं, ये आपको पता है कि कितने की बिक रही है। और एक और टेक्निकल मसला है जिससे भी आप वाकिफ नहीं है। असल में आप इस तरह सोच रहे हैं कि 2018 का जो हम अकाउंट बना रहे हैं ना, वो 2018 के एंड पे बना रहे हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। असल में 2018 का अकाउंट फाइनलाइज कब हो रहा होता, 2019 में। और जब वो 2019 में फाइनलाइज हो रहा होता तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता होता कि हमारी 2018 का बचा हुआ स्टॉक 2019 में कितनी वैल्यू में बिका है। तो जिस वक्त हम 2018 की अकाउंटिंग फाइनलाइज कर रहे होते हैं, हम उस वक्त 2018 खत्म कर चुके होते हैं, और ये सब कुछ हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हमें बड़े अच्छी तरीके से मालूम होता है कि 2018 का बचा हुआ स्टॉक 2019 में कितने का बिक गया है। तो थोड़ा इसका मामला प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल मामला अभी आपसे छुपा हुआ है। आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि अकाउंट फाइनलाइज कब होता है। जब आप ऑडिट और ये सारी बातें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा जनाब, कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो 18 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 18 की स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करने में जनवरी लग जाएगा, फरवरी लग जाएगा। और जिस डेट पर आप इसको फाइनलाइज कर रहे होंगे, उस डेट तक 2019 में आपका बचा हुआ, लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक बिक चुका होगा। और जितनी कीमत में बिका होगा वो कीमत आपको एनआरवी के बारे में बड़ा अच्छा अंदाजा प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इस सेंस में ये क्या कहते हैं, एस्टीमेट गलत नहीं होता। इसके लिए आपको बड़े होकर FAR 2 में पढ़ना है IS 10, जिसको हम बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये गलत क्यों नहीं होता, इसलिए गलत नहीं होता कि इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, वो पढ़ते क्या है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। कि इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में हम ये सीख रहे होते हैं कि एक साल भले खत्म हो गया है, लेकिन हमने उसके अकाउंट फाइनलाइज नहीं किए। लेकिन उस साल के बारे में अगर हमें कहीं से बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस बेहतर इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर करते हैं। माजरत के साथ मैं अभी IS 10 नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बहरहाल, तो अभी वो टेक्निकल है आपके लिए। अभी आप देखें, फोकस ये करें, देखें आपने सारा फोकस हटा दिया किससे, मेन बात। ये मेन बात बिल्कुल हट गई अब यहाँ से। जो मैं समझा रहा था ना, बच्चे सारे गायब, इस पॉइंट्स सारे गायब। कि जो सिखा रहा था, सवाल के जवाब दे रहा था कि एनआरवी के कंसीडर करने से क्या होता है। चले बहरहाल वापस आते हैं बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने एनआरवी को कंसीडर नहीं किया, तो मैंने क्लोथिंग स्टॉक वैल्यू किया कॉस्ट पर। तो जो क्लोथिंग स्टॉक होगा वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा। और ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल का क्या बनता है, पार्ट बनता है, यस और नो। अब रिस्पॉन्स चाहिए। क्लोथिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जितनी वैल्यू पे क्लोथिंग स्टॉक वैल्यू हुआ होगा, उतनी वैल्यू पे ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ जाएगा। मतलब यानी जो चीज आपने 6,375 की बेची है, उसकी कॉस्ट आपके पास 6,750 है।
बताइए अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बल्कि ग्रॉस लॉस आ गया ना। 6,375 में से 6,750 माइनस करें प्लीज, क्या आंसर आया। 375 आंसर आया ना बेटा, नेगेटिव वो भी। यानी आपको ये गुड्स बेचकर 2019 में 375 का ग्रॉस लॉस हो गया। ठीक है, सही है बेटा। अब जाहिर सी बात है इसको बेचने के लिए आपने 1,000 रुपए के हिसाब से कमीशन भी दिया होगा, तो जरा उस 1,000 को 150 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,000 इंटू 150, 1.5 लाख हो जाएगा। जवाब 150 माइनस किया, चेक कीजिए आपका लॉस कितना आया। बेटा भरपूर रिस्पांस का वक्त है, जागने का वक्त है, जागने का। 525 का लॉस आया, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी लोअर होने के बावजूद भी कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा, तो फिर वो लॉस उस अकाउंटिंग पीरियड में आएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये इन्वेंट्री बिकेगी। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। जागने का वक्त है, बोल रहा हूं जागने का वक्त है। ठीक है, अच्छा आप सुने, अब यहां पर तो मैंने क्या किया, एनआरवी कंसीडर किए ना। अब देखिए सब लोग, मैंने कितने यानी 150 यूनिट कितने के बेचे, 6,375 के। यस और नो, और मैंने लास्ट ईयर क्लोथिंग स्टॉक किस पे वैल्यू किया, एनआरवी पर। तो यही मेरी क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू है, और यही अगले साल मेरी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ 6,225 से। बताइए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 150, और आपने 150 रुपए क्या पे किया होगा कमीशन। तो आपका ईयर 2 में लॉस क्या हो गया बेटा, 0। अरे 300। बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आंखें खोलो, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो बेटा। 0, क्या मतलब बाबा, फर्क समझा रहा हूं देखो। यानी ये लॉस यहां 0 क्यों आ रहा है, ये लॉस 0 इसलिए आ रहा है कि इस लॉस को मैं पहले ही यहां कंसीडर कर चुका हूं। तो जब मैंने 2018 के एंड पर एनआरवी को कंसीडर किया, तो मेरी इन्वेंट्री 525 से कम हो गई। मेरी इन्वेंट्री 525 से कम होने की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 525 से बढ़ गई। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 525 से बढ़ने से क्या हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 525 से कम हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट पे ही बेस करता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 525 से कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे अपनी बची हुई इन्वेंट्री को बेचकर अगले अकाउंटिंग पीरियड में लॉस दिखाई दे रहा है, तो फिर वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का लॉस नहीं है, वो आज का लॉस है। Expenses are recorded when they are occurred, they are to be occurred, and they are likely to be occurred. तो जिस जिस नुकसान का खदशा हो वो कल का नुकसान नहीं है, वो आज का नुकसान है।
तो बेटा एनआरवी पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने से फायदा ये हुआ कि 2019 में उस इन्वेंट्री को बेचने से जो नुकसान होता वो 2019 में रिकॉर्ड नहीं हो गया, 2018 में रिकॉर्ड हो गया। हमने नुकसान रिकॉर्ड करते वक्त इंतजार नहीं किया 2019 के आने का, और जब हमने यहां पर एनआरवी कंसीडर नहीं की तो वो लॉस इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो लॉस फिर कहां चला गया? वो लॉस फिर जब रिकॉर्ड हुआ जब अगला अकाउंटिंग पीरियड में वो इन्वेंट्री बिकी। तो एनआरवी लेने से फायदा ये होता है कि अगर एक इन्वेंट्री बेचते वक्त लॉस होना होता है तो हम बोलते हैं कि हम उस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए बिकने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को अंडरस्टेट कर देंगे ताकि वो कल का लॉस ना हो, बल्कि वो कल का लॉस आज का लॉस ही बन जाए। क्योंकि वो अगर हमें कल लॉस दिखाई दे रहा है तो फिर वो कल का लॉस नहीं है, वो आज का लॉस है। ये कॉन्सेप्ट है एनआरवी का। ठीक है बेटा, तो अभी टाइम की बहुत कमी है, तो टाइम की कमी की वजह से आप अगर फोकस करेंगे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है तो आप फायदे में फिल वक्त। अगर हम इस बहस में पड़ जाएंगे कि भाई एस्टीमेट गलत हो गया सही हो गया, इससे हमें एग्जामिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में ट्रीटमेंट आना है आपके पास, ठीक है, और वो एस्टीमेट प्रैक्टिकली कैसे है। यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कल लॉस दिखाई दे रहा है तो फिर वो कल का लॉस नहीं है, वो आज का लॉस है, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आप बोले इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट ठीक है तो मैं बोलूंगा ये ट्रीटमेंट ठीक है ना, एज पर IS2, क्योंकि इसमें आपने इन्वेंट्री को वैल्यू किया लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी। तो मैं तो दो तरीकों से सॉल्व करके समझाना चाह रहा हूं, फर्क क्या पड़ेगा। तो करना तो आपने ऐसे ही है ना, चॉइस नहीं है ये आपके पास। ये मैंने आपको समझाने के लिए दो तरीके बताए। अगर आप IS2 फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यही फॉलो करेंगे, यही यही करेक्ट है। ये 525 का लॉस 19 का लॉस नहीं है, 18 का लॉस है। तो बस ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एनआरबी का फाइनल कर दिया बेटा। इधर अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर कि क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह समझ लें आप बेटा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई यहां तक? सबको? ओके, चले, यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। भाई वो फ्यूचर लॉस, मैं फ्यूचर का लफ्ज इस्तेमाल मैंने अपनी तरफ से किया है, मैं माजरत चाहता हूं बेटा। यानी मैंने ये बोला था कि इन्वेंट्री बेचकर अगर फ्यूचर में लॉस होना है और इस बात का पता आपको यहां पर है तो फिर वो फ्यूचर का लॉस नहीं, वो इधर का ही लॉस है। ये अल्फाज पूरे सुनो, ये अल्फाज सुनो। तो वो कल का लॉस नहीं है, वो आज का ही लॉस है। मैं ये बोल रहा हूं, मेरी पूरी बात सुना करो, ठीक है।